हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 48। तो अभी तक हम लोग कॉलम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कॉलम की जो डिप्लोमा लेवल की थी प्रॉब्लम्स उसको हम लोगों ने किया था। स्क्वायर रेक्टेंगल कॉलम और एक प्रॉब्लम सर्कुलर कॉलम की थी हम लोगों ने। अभी हम उससे आगे बढ़ के कॉलम के आगे बढ़ के फुटिंग के बारे में बात करना चाह रहे हैं। फुटिंग, कॉलम की फुटिंग के बारे में बात करना रहे। तो फुटिंग डिज़ाइन करने का मतलब हुआ कि कॉलम के जो लोड आ रहा है उसको स्मूथली एक बेस दे करके और उसको ट्रांसफ़र करना। तो जनरली ये देखना पड़ेगा हमें कि जो बेस है वो सॉइल है नीचे, तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बियरिंग कैपेसिटी इट मे बी Q0 या समथिंग लाइक दैट, और यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ये दो महत्वपूर्ण चीज हमारे हैं कि जो लोड हम ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ पर, जैसे ये आप मान लीजिए कॉलम है आपका, और इस लोड को आप एक पेडेस्टल के फॉर्म में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं इस तरह से कोई चीज़ है आपका, तो ये सेंटर लाइन मान लीजिए आपकी है। तो यहाँ पर किस तरह से ये नीचे जो पॉइंट हमारे लिए है, ये पॉइंट यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो सॉइल का बियरिंग प्रेशर आएगा लोडिंग की वजह से, वो आपकी सुरक्षित हो और इसको वहन करने में समर्थवान हो। तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग डी मिनिमम रैंकिंग फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। रैंकिंग फार्मूला यूज करके डी मिनिमम कितनी इसकी डेप्थ रखी जाए, that is Q0 upon gamma 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi of whole square। इससे हम लोग क्या करते हैं, that कि कितना हमें गहराई कम से कम रखनी है डी मिनिमम, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर सॉइल का यूनिट वेट मालूम हो और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी मालूम हो, एंगल ऑफ रिपोज, फाई इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज सॉइल का मालूम हो, सॉइल है, सैंड है या जो भी है, तो उनका डिफरेंट एंगल ऑफ रिपोज हो सकता है 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री या समथिंग लाइक दैट। तो उस वैल्यू के हिसाब से जैसे हम है इसका डी मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी मिनिमम इस तरह से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि 2-3 चीज़ें हैं कि हम इसको, इस पूरे पोर्शंस को जो पार्ट है वो एज ए फुटिंग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ के कोड के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हैं। दैट इज IS 456 2000 का जो प्रोविजंस है उसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपकी फुटिंग का 1 by 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपकी जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है वो जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से एक्सीड ना करे, तो आपको एरिया ऐसा चयन करना है दैट इज फुटिंग का, चाहे वो फुटिंग प्लेन हो तो उसका एरिया ऐसा हो कि जो सॉइल का प्रेशर नीचे से आ रहा है वो सुरक्षित उसको वहन करने में सेफ हो। दैट इज प्रेशर कमिंग फ्रॉम दी कॉलम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल एरिया शुड बी लेस देन द प्रेशर जनरेटेड by the soil from the ground, from the downwards to upward। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर होगा। इसमें कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, तो दैट कि आपकी थिकनेस हो सकती है, थिकनेस ऑफ फुटिंग जो आपका
कितनी आप फुटिंग को थिकनेस आप रखोगे। तो एज थिकनेस कैसी होगी, एज की एज थिकनेस अगर मान लीजिए आप पेडेस्टल बनाते हो तो पेडेस्टल आप इस तरह से कुछ बनाओगे, सपोज करिए इस तरह से आप क्रिएट करते हो और यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरह से जो आपने प्रोविज़न किया है इसमें मान लीजिए ये मिनिमम थिकनेस आप कितना प्रोवाइड करोगे, व्हाट विल बी द मिनिमम थिकनेस ये एंड व्हाट विल बी द ऑफसेट्स। तो मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, दिस इज वन क्वेश्चन। अगर ये सिंपल पेडिस्टल टाइप में आपका चीज़ें आ रही हैं तो कितनी थिकनेस इसकी रखी जाए। अगर सपोज करो कि एज थिकनेस के लिए कंडीशंस अलग अलग होंगी तो हमारी जो थिकनेस है वो अलग अलग होगी। तो फुटिंग के केस में जनरली 1 बाय 1 करके हम यहाँ स्टडी इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि जो दैट इज द ये फुटिंग जो है इज डिज़ाइन टू पिक अप दी ऑल लोड्स जो कॉलम के थ्रू आ रहा है, जो शियर आ रहा है, जो बेंडिंग आ रही है, और इसके अलावा जो भी फोर्सेस शियर बेंडिंग या कोई भी अर्थक्वेक वगैरह की वजह से भी जो आ रहे हैं उनको ये सस्टेन करने में सस्टेन कर सके। और साथ ही साथ इसका जो बेरिंग जो आपका प्रेशर है नीचे से आ रहा है वो या बेरिंग कैपेसिटी जो है इसकी वो इन फोर्सेस की वजह से एक्सीड ना करें। ये हमारी पहली कंडीशन होती है। दूसरा थिकनेस के बारे में जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज दी जो एज का थिकनेस है मिनिमम, वो हम जैसे इस तरह की फुटिंग लेंगे तो दैट शुड नॉट बी लेस देन 150 mm। तो इसमें अगर आप मिनिमम थिकनेस करें फुटिंग के केस में, थिकनेस एज शुड नॉट बी लेस देन 150 mm। पाइल अगर आपका है, पाइल फाउंडेशन दे रहे हैं तो एज थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 300 mm। ये केस इस तरह से होता है। अगर आप सपोज करिए कि दूसरा केस है कि थिकनेस ऑफ फुटिंग और अगर मान लीजिए लोड का ट्रांसफ़र करना है तो लोड हमारा जो कॉलम है इस तरह से, कॉलम में लोड ट्रांसफ़र हम लोग जब करेंगे तो इस तरह का ध्यान देना पड़ेगा हमें कि जो एज से एक एंगल हमारा बन रहा है इस तरह से, दिस इज योर एंगल। मान लीजिए दिस इज आर एज आ रहा है, एज पर जो एंगल इस तरह से क्रिएट हो रहा है, दिस इज योर एल्फा एंगल सपोज करीब प्रपोज हो रहा है। और ये आपकी पूरी जो लंबाई है वो सपोज करिए एल है, और इस कॉलम की जो सेक्शन है उसको मान लीजिए स्मॉल एल है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज 0.5 एल माइनस स्मॉल एल के बराबर हो जाएगी। दिस अगर आपका ये एंगल इस तरह से एजेस में बनेगा, इस तरह से माने कॉलम के इस एज से और इस फुटिंग के आउटर एज का जो एंगल है उसका रिस्ट्रिक्शन है। तो 10 अल्फा जो क्रिएट हो रहा है शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू दैट इज रूट ओवर Q0 100 Q0 अपॉन FCK plus 1। This is equation, and that is 0.9, this is 0.9 10 alpha this 0.9 root over 100, this shall governed by expression। ये expression है पेडेस्टल के लिए, और इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि जैसे आपका ये 10 अल्फा है तो 0.9 रूट ओवर 100 Q0 आपका जो वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ पेडेस्टल। Q0 इज मैक्सिमम
bearing pressure at the base of pedestal. दैट इज Q0 और FCP क्या है, जो ग्रेड भी आप कंक्रीट उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था कंक्रीट ग्रेड। मान लीजिए आप अगर M20 यूज करें तो FCP इक्वल टू 20 फॉर M20। तो ये वैल्यू आपका 100 Q0 डिवाइडेड बाई FCP प्लस 1 का एक चेक आप अप्लाई करोगे और 10 अल्फा इस तरह से गवर्न होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोड का ट्रांसफर स्मूथली हो रहा है। दिस इज योर Q0 इज द मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ पेडेस्टल। मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर मींस जो फोर्स हम आ रहा है टोटल और उसको इस एरिया में आप ट्रांसफर कर रहे हो तो ये दिस इज योर मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ द पेडेस्टल। जो यहाँ पर आपका आएगा ट्रांसफर होके वो वैल्यू को इससे गवर्न की जाएगी 100 Q0 FCP into 1। ये हमारा एक चेक होगा। तो दिस 10 अल्फा ये हो गया। अगर आप उसकी डेप्थ D निकालना चाहते हैं तो D आप निकाल सकते हो। तो D हो जाएगा D इक्वल्स टू 0.5 कैपिटल माइनस स्मॉल इनटू 10 अल्फा। दिस विल बी योर D। तो आप इससे D भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि D क्या होगा। दैट इज 10 अल्फा के हिसाब से ये 10 अल्फा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज दिस। तो 10 अल्फा इनटू दिस वैल्यू विल बी योर D। यू कैन कैलकुलेट द D। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि IS 456 के हिसाब से क्या प्रोविजंस हैं और कैसे हम इस फुटिंग को या कोई भी फुटिंग है उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें मेन प्रॉब्लम्स जो आती हैं हमारी हम लोग कर रहे हैं कि मोमेंट एंड फोर्सेस। फोर्सेस में जनरली शियर फोर्स से हमारा मतलब है मोमेंट कैसे ट्रांसफर करेंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका सेक्शन किस चीज़ का है। मीन्स सपोज करिए इसमें 3 कंडीशंस हम लोग मेंशन किए गए हैं। जो भी सेक्शन हम लेंगे, जैसे मान लीजिए आपका एक कॉलम आप लेते हैं तो कॉलम में एक फुटिंग का प्रोविज़न, जैसे आपको ये सिंपल सा चीज़ है फुटिंग का प्रोविज़न है और ये आपका कॉलम है। तो हम जो बेंडिंग मोमेंट लेंगे, अगर ये RCC कॉलम है, RCC कॉलम का केस है और फुटिंग भी RCC की आपकी प्रोवाइड कर रहे हो, तो हमें क्या करना है कि मोमेंट जो है इसके फेस से लेना है। तो इसमें कंडीशंस 1 हो एट द फेस ऑफ द कॉलम, एट द फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ द कॉलम, कॉलम नंबर 1 एट द फेस ऑफ द कॉलम, कॉलम pedestal or wall, pedestal or wall, wall कब कंडीशंस में है, wall for footing supporting a concrete, for footing supporting RCC column, RCC column, footing और wall। अगर आपका RCC का टर्म है, RCC की फुटिंग है, RCC की वॉल है, तो वहाँ पर इसके फेस से हम लोग लेंगे। दिस इज फेस से मोमेंट जो लेंगे, मोमेंट का जो क्रिटिकल सेक्शन होगा इट थ्रू द फेस ऑफ द कॉलम होगा। अगर सेकंड मान लीजिए अगर आपकी मेसेनरी वॉल है इस तरह से, सेकंड सपोज करिए मेसेनरी वॉल है, तो मेसेनरी वॉल का ये सेंटर लाइन है
और आपने ये फुटिंग प्रोवाइड किया है, कुछ भी फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए आपने फुटिंग प्रोवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि मेसनरी का होने पर हम यहाँ पर इसका जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन और आउटर फेस, जो फेस होगा, दिस इज द फेस ऑफ वॉल, फेस ऑफ वॉल, दिस इज योर सेंट्रल लाइन ऑफ वॉल, लाइन ऑफ वॉल। तो मेसनरी के केस में सेंट्रल लाइन और फेस के बीच का जो सेंटर होगा वहां से लेंगे। दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि दैट इज द हाफ वे बिटवीन द सेंट्रल लाइन, हाफ वे बिटवीन सेंट्रल लाइन, लाइन ऑफ वॉल, मेसनरी वॉल, मेसनरी वॉल, वॉल to central line and edge of wall, to edge of wall, edge of wall, wall shall be considered for critical section, sir, for putting under masonry wall। और अगर आप सपोज करिए थर्ड केस में है कि आपका ये कॉलम है और कॉलम में हमने जो है गसेट प्लेट प्रोवाइड किया है इस तरह से, और यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज सम, तो यहाँ से एजेस और ये फेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा गसेट प्लेट, मान लीजिए गसेट प्लेट का एज यहाँ है गसेट प्लेट आपने लगा रखी है, तो गसेट प्लेट और इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेक्शन हमारा कंसीडर किया जाएगा फॉर गसेट। केस थर्ड क्या है, the half way between the face of the column or pedestal and edge of gusseted plate for the footing under gusseted plate। तो ये जो इसका फेस होगा और ये गसेट प्लेट का एज होगा, ये मान लीजिए गसेट प्लेट है, गसेटेड प्लेट है, तो उसके एज और इसके बीच की दूरी पर प्रोवाइड करेंगे। तो तीन केसेस हमारे में आए हैं। एक, जब कॉलम आपका आरसीसी का होगा तो यहाँ फेस से लेंगे, अगर मेसनरी वाल अगर आपकी है, मेसनरी वाल है तो हम जो है मेसनरी वाले के सेंटर और एज के बीच की डिस्टेंस लेंगे। अगर गस्टेड प्लेट लगाई दी गई है तो हम गस्टेड प्लेट की एज और कॉलम के फेस जो एक एज है उनके बीच के डिस्टेंस पर लेंगे। दिस इज ए कंसिडरेशन फॉर दी मोमेंट कंसीडर करने के लिए। तो जो आगे हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा हम जो देखते हैं शियर के लिए, तो शियर दो तरह से होंगे, एक वन वे शियर होगा, एक टू वे शियर होगा। थोड़ा टिपिकली ये देखेंगे, अगर बीम वन वे की तरह से वर्क कर रही है, जैसे मान लीजिए आपका ये कॉलम है और ये आपकी फुटिंग आ जा रही है, जिसका सेक्शन आप वन वे की तरह से बिहेव किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो फेस है उसमें टू वे होगा। ये जो फेस से डी डिस्टेंस, effective D is the effective depth of footing की इफेक्टिव डेप्थ है, तो वो आपकी जो डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ होगी उससे डी पर, दिस इज वन वे शियर, उसको बोलेंगे वन वे शियर इस तरह से। और टू वे क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये रेक्टेंगल या इस तरह से बनता है तो दोनों वे में है, और यहाँ पर आपका ये कॉलम रेस्ट कर रहा है और इस तरह से आ गया, इस तरह से, तो हम एक पेरिफेरियल डिस्टेंस इस तरह से कवर करेंगे जिसकी डिस्टेंस होगी डी बाई टू। इसको पंचिंग शियर भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द पंचिंग शियर के लिए चेक करेंगे तो दिस इज कॉल्ड टू वे शियर। टू वे में जो हम शियर चेक करेंगे और डिस्टेंस ऑफ डी बाई टू फ्रॉम दी पेरिफेरी ऑफ दी कॉलम, और यहाँ पर फेस से डी डिस्टेंस पे करेंगे फॉर वन वे शियर। तो दोनों शियर चेक करते हैं, वन वे शियर और टू वे पंचिंग शियर करते हैं। तो पंचिंग का मतलब ये हुआ कि जो ये सेफ डी बाई टू डिस्टेंस से इस प्रेशर जो आएगा और जो नीचे से प्रेशर आएगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा हो और ये कम हो, तो जिससे कि आपका ये सब पूरा पोर्शन जो है नीचे की तरह ड्रूप ना करे, तो दैट इज कॉल्ड द पंचिंग शियर। तो ये शियर का प्रोविजन हम लोग करेंगे।
यहाँ पर डिफरेंट शेप साइज के हिसाब से कोड ने प्रोवाइड किया है, कस्टम है, कोन है, इस तरह का। अगर आपका शेप साइज बहुत अलग टाइप का है तो वहाँ पर भी तो एक इन साइड में हम एक डायमेंशन स्क्वायर का शेप बनाकर, जैसे ऑक्टागोनल है या सर्कुलर है, तो वहाँ पर हम स्क्वायर का कॉन्फ़िगरेशन करके इसको फाइंड आउट करेंगे। शियर और बॉन्ड इस तरह से होगा। तो टू वे सेक्शन, द पोटेंशियल डायगोनल क्रैकिंग अलोंग सरफेस ऑफ कोन पिरामिड राउंड द कंसिडर्ड रोड इंक्रीज द फुटिंग साइड विद डिजाइन फॉर शियर इन अकॉर्डिंग विद अप्रोप्रिएट वेज। तो ये चीज़ें हो गई शियर के लिए। उसके बाद फिर हम स्टील जो प्रोवाइड करेंगे उनका महत्वपूर्ण है, दैट इज टेंसाइल स्टील। जो हम मान लीजिए ये आपका फुटिंग है, तो फुटिंग में क्या है कि मान लीजिए ये LX डायरेक्शन है, ये Y डायरेक्शन है, तो यहाँ पर फुटिंग में जो भी कॉलम आपका यहाँ पर आएगा इस तरह से सपोज करिए। तो जो ये कवर प्रोवाइड करने के बाद, जैसे 50 mm का कवर हम चारों तरफ प्रोवाइड कर दिए, 50 mm का, जैसे जो 50 mm मिनिमम कवर, दिस इज योर 50 mm मिनिमम कवर। तो यहाँ पर ये देखना है कि कैसे रीइंफोर्समेंट को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। दैट इज प्रोवाइडेड अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर ये लॉन्गर डायरेक्शन में है तो दिस इज Ly, अगर ग्रेटर देन LX है तो वी आर प्रोवाइडिंग द रीइंफोर्स थ्रू आउट दी विड्थ के करस्पॉन्डिंग पहले प्रोवाइड करेंगे। दिस इज प्रोवाइडेड लाइक दिस इज प्रोवाइडेड इन दिस वे, दिस इज प्रोवाइडेड। इसके बाद फिर इसके ऊपर दूसरा डायरेक्शंस भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टील का प्रोविजन करने का है, तो इसमें अगर ये टू वे की तरह से बिहेव करे, स्क्वायर हो, स्क्वायर टाइप में हो कि दोनों साइड्स आपका स्क्वायर बराबर है, तो कोई बात नहीं है। इस डायरेक्शन में जैसे आप प्रोवाइड किए वैसे दूसरी डायरेक्शन में आप प्रोवाइड कर देंगे इस तरह से। लेकिन जब कंडीशन आती है, जब रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के केस में क्या होगा कि एक साइड आपकी बड़ी होगी, एक साइड आपकी छोटी होगी, सपोज करिए इस तरह से। इस केस में मेन रीइंफोर्समेंट आप इस तरह से प्रोवाइड करोगे, इस तरह से प्रोवाइड, यहाँ पर जो भी कॉलम होगा यहाँ देखते हैं, यहाँ प्रोवाइड करोगे। लेकिन यहाँ जो दूसरी डायरेक्शन में जो प्रोवाइड करना है, तो जैसे मान लीजिए इसकी विड्थ B है, ये सपोज करिए B है, और ये आपकी L है, तो L डायरेक्शंस में अलोंग B तो आप प्रोवाइड करोगे साइड। लेकिन जहाँ ये वाली एक सेंटर बैंड बनाएंगे जिसकी विड्थ जो है B, आप B एक सेंटर बैंड बनाएं, यहाँ से एक सेंटर बैंड आपका बन जाएगा। ये डिस्टेंस आपकी B है, ये डिस्टेंस B है, तो दिस इज योर सेंटर बैंड, दिस इज योर सेंटर बैंड। सेंटर बैंड पे जो रीइंफोर्समेंट बनाएंगे वो है शॉर्टर डायरेक्शन, माने शॉर्टर डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट एंड टोटल रीइंफोर्समेंट जो आप बना रहे हैं, टोटल रीइंफोर्समेंट इन शॉर्टर डायरेक्शन, इन शॉर्टर डायरेक्शन जो आपने निकाला है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। दिस इज योर, दैट इज reinforced in center band width, center band, that is reinforcement in central band, in central band width, in central band width divided by total reinforcement type, total reinforcement side direction equal to 2 divided by beta plus 1। बीटा क्या है? बीटा is the relation that is long direction L divided by B, L divided by B। तो बीटा is ratio of large side to the short side of footing। और इसके बाद जो रिमेनिंग होगा, the remainder of the reinforced shall be uniformly distributed outer portion of, ये outer portion में इस डायरेक्शन में यहाँ पर आप इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, बाकी जो आपका reinforcement बचेगा उसको आप इस डायरेक्शन में इस तरह से प्रोवाइड करोगे, इस तरह से प्रोवाइड करोगे। तो सेंट्रल बैंड जो होगा वो वहाँ पर 2 by बीटा प्लस 1 का हम लोग फॉलो करेंगे। दिस इज व्हाट अबाउट दी in one way reinforced footing, the reinforced footing in each direction shall be displayed with a trajectory width of footing
इन टू वे reinforcement footing reinforcement in directions and distributed classical width. तो अगर वन वे हो तो वन वे में जैसे आप स्लैब में प्रोवाइड करते हैं वैसे प्रोवाइड करें, टू वे है तो उसमें जैसे स्लैब में प्रोवाइड करते हैं वैसे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर इस तरह की केस आ जाए, एल और बी का केस आ जाए रेक्टेंगल का, तो वहां पर इस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये तो फुटिंग के कुछ पॉइंट्स होंगे जो IS 456 ने रिकमेंड किया है। अब ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे जो कॉलम है, कॉलम का जो फोर्स आ रहा है वो जो एज है जहां आपका फुटिंग मिल रही है उस तरह से कैसे स्मूथली, दैट इज कॉल्ड द बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग जो स्ट्रेस होगा वो कैसे आप ओवरकम करोगे। मान लीजिए तो यहाँ पर इस सेक्शन को बियरिंग प्रेशर आएगा, दिस इज योर लोड, सपोज करिए लोड आ रहा है, तो यहाँ से स्मूथली ट्रांसफर करने के लिए हमें बिना शियर के, बिना कुछ प्रोवाइड किए हुए कैसे लोड को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा कि ट्रांसफर ऑफ लोड एट बेस ऑफ द कॉलम, दैट इज ट्रांसफर ऑफ लोड एट बेस ऑफ द कॉलम, बेस ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पर हमें एक चेक अप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे लोड स्मूथली ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो हम लोग करेंगे दैट इज द बियरिंग प्रेशर, प्रेशर शुड बी, जो बियरिंग प्रेशर आ रहा है मतलब P डिवाइडेड बाई एरिया, P डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया P इज द लोड, that is the design load, this is your design load divided by cross sectional area of column, तो ये क्या है, बियरिंग प्रेशर आपका निकला है। तो ये बियरिंग प्रेशर शुड बी लेस देन आपका लेस देन होना चाहिए 0.45 FCK रूट ओवर A1 by A2, A1 by A2 means the bearing pressure, this is a bearing pressure। अगर ये स्मूथली ट्रांसफर लोड बेस ऑफ द कॉलम होना है तो ये जो bearing प्रेशर आपका यहाँ से आ रहा है लोड डिवाइडेड बाई एरिया है डिजाइन लोड, वो इससे कम होना चाहिए। तो दैट इज लेस देन एंड नॉट ग्रेटर देन और रूट ओवर A1 by A2 should not be greater than 2। ये भी कंडीशन है, दैट इज बट नॉट ग्रेटर देन value equal to root over A1 by A2 but not greater than 2। तो यहाँ पर आप देखोगे A1 is supporting area of bearing of footing, तो दिस इज योर, मान लीजिए जो भी एरिया आपका इसमें आएगा या सपोर्टिंग, अगर इस तरह से कोई आता है तो ये एरिया आपका दिया जाएगा, दिस इज ये एरिया, दिस इज योर A1 एरिया। अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो रहा है कि आपका ये लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि दिस इज योर 2:1, तो यहाँ पर अगर लोड इस तरह से करेगा तो 2:1, तो ये जो एरिया है, ये जो फ्रस्टम का एरिया है दैट इज A1 और A2 क्या है, दिस इज एरिया, A2 इज द एरिया ऑफ कॉलम सेक्शन, एरिया ऑफ कॉलम सेक्शन। Section. The compressive stress in concrete at the base of column pedestal shall be considered being transferred by bearing to the top of supporting pedestal footing. The bearing pressure on loaded area shall not exceed the permissible bearing stress in direct compression multiplied by a value equal to root over 1 A1 by 2 but not greater than 2. That should not be greater than A2 is the loaded area at the column base, area of column section में कर सकते हैं और यहाँ पर 0.45 FCK देंगे। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम डोबल बार यूज करेंगे, डोबल बार जो भी आपका कॉलम में बार आ रहा है इस तरह से, तो ये यहाँ पर इस तरह से बार आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा बार जो हम यहाँ लगाएंगे वो उसका फाई जो होगा, फाई कॉलम का है प्लस 3 mm से ज़्यादा नहीं होगा। दिस फाई डॉवेल should not be, pi dowel should not be greater than pi column plus 3 mm।
अगर आपको जरूरत पड़ेगी इससे ज़्यादा की नहीं लगानी है।